हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम हिंदी साहित्य का सरल इतिहास आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा रचित इतिहास ग्रंथ की पुस्तक को एमसीक्यूज फॉर्म में कर रहे थे और इस वीडियो में भी हम इसी क्रम को आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने द्विवेदी युग कंप्लीट कर लिया था। इससे पहले हमने आदिकाल के पोर्शन को कंप्लीट कर रखा है, भक्तिकाल को भी कंप्लीट किया है हमने, रीतिकाल और आधुनिक काल में अभी फ़िलहाल हम चल रहे हैं द्विवेदी युग में। ठीक है, द्विवेदी युग की क्लास जो है वो हमने पिछली क्लास में यानी पिछली वीडियो में ही कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियो में हम गांधी युग का साहित्य, यथार्थ, स्वप्न की अभिव्यक्ति को करने वाले हैं। ठीक है, तो आज इस सेक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। और प्रीवियस वीडियो हम प्लेलिस्ट के ज़रिए आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ही आपके आई बटन में इसे शो कर दूँगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने मेन कंटेंट को। ठीक है, तो आज का टॉपिक है गांधी युग का साहित्य, यथार्थ और स्वप्न की अभिव्यक्ति। ये जो गांधी युग का जो समय है वह है 1920 से 1947 तक। इससे पहले हमने 1900 से 1920 तक का जो समय था वो हमने कौन सा युग देखा? द्विवेदी युग देखा। द्विवेदी युग में हमने प्रमुख जो साहित्यकार हैं, निबंधकार हैं, उन्हें देखा है। इस युग में भी हम गांधी युग में आने वाले तमाम रचनाकारों को देखने वाले हैं और इस युग की क्या विशेषता थी, यानी कि साहित्यिक विशेषता या रचनागत रूप में देखें तो उसकी क्या विशेषताएं थी, उसे भी हम इन प्रश्नों के ज़रिए देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न है 1920 से 1947 तक के साहित्य के कालखंड को क्या कहा जाता है? तो चूंकि पहला ऑप्शन यहीं से उद्धृत है तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। भक्ति युग, रीति युग, गांधी युग और आधुनिक युग। तो आधुनिक युग तो प्रारंभ ही हम देख रहे हैं वो 1850 से प्रारंभ हुआ है। ठीक है, ये विश्वनाथ त्रिपाठी के अनुसार हम देख रहे हैं इस कालखंड को। ठीक है, तो इस प्रश्न का क्या सही उत्तर हो जाएगा? गांधी युग, यानी 1920 से जो 1947 का समय है, विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने इसे गांधीवादी युग या गांधी युग का साहित्य माना है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी युग का साहित्य मुख्यतः किसकी वाणी है? पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत अनुभूति की, दूसरा है ऐतिहासिक संघर्ष की, तीसरा है भक्ति की एकांत साधना की, चौथा है प्राचीन गौरव की स्मृति की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऐतिहासिक संघर्ष की। सही उत्तर हो जाएगा बी, ऐतिहासिक संघर्ष। अगला प्रश्न है गांधी जी स्वदेश से कब लौटे थे? ऑप्शन है 1905, 1904, 1914, 1920, 1947। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1914। दक्षिण अफ्रीका से वो भारत लौटे थे। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है गांधी युगीन स्वाधीनता आंदोलन को किस आंदोलन की तरह लोकोन्मुख और अखिल भारतीय बताया गया है? ठीक है, प्रश्न है गांधी युगीन स्वाधीनता आंदोलन को किस आंदोलन की तरह लोकोन्मुख तथा अखिल भारतीय बताया गया है? पहला है आर्य समाज आंदोलन, दूसरा है किसान आंदोलन, तीसरा है भक्ति आंदोलन और चौथा है समाजवादी आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति आंदोलन। ठीक है, अगला प्रश्न है गांधी जी को राजनीति को किससे अलग नहीं रखते थे? प्रश्न है गांधी जी राजनीति को किससे अलग नहीं रखते थे? ऑप्शन है धर्म और संस्कृति से, विज्ञान और तकनीक से, शिक्षा और साहित्य से, दर्शन और कला से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा धर्म और संस्कृति से वे राजनीति को अलग नहीं रखते थे। कौन? गांधी जी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है गांधी युगीन साहित्य का मूल स्वर क्या था? ऑप्शन एक है व्यक्तिगत श्रृंगारिकता, ऑप्शन बी है देशभक्ति और संघर्ष चेतना, ऑप्शन सी है पुरानी परंपरा का अनुसरण, ऑप्शन डी है अंग्रेजी साहित्य का अनुकरण। तो इसका सही उत्तर क्या है कि गांधी युगीन साहित्य का मूल स्वर क्या था? देशभक्ति और संघर्ष चेतना। ठीक है,
गांधी युगीन साहित्य का क्या स्वर था? देशभक्ति और संघर्ष चेतना। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है, गांधी जी ने किस भाषा के प्रचार प्रसार में प्रमुख योगदान दिया? ऑप्शन एक है उर्दू, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी अंग्रेजी और ऑप्शन डी संस्कृत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हिंदी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ और उसके तुरंत बाद गांधी जी के साथ क्या हुआ? यानी आज़ादी मिलते ही गांधी के साथ क्या हुआ? वे प्रधानमंत्री बने, वे निर्वासन में चले गए, उनकी हत्या कर दी गई, वह राष्ट्रपति बने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, गांधी युगीन साहित्य किससे अधिक जीवंत और जनसामान्य से संबंध माना गया है? गांधी युगीन जो साहित्य है वह किससे अधिक जीवंत है और जनसामान्य से संबंध माना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भक्ति आंदोलन से भी। ठीक है, इसे और डिटेल में देखते हैं। भक्ति आंदोलन से भी इसे अधिक जीवंत माना गया और जनसामान्य से संबंध माना गया। स्वाधीनता आंदोलन, ठीक है, का लक्ष्य लौकिक, अधिक मूर्त एवं जनसामान्य जीवन से अधिक संबंध था, इसलिए वह भक्ति आंदोलन से भी अधिक जीवंत था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? भक्ति आंदोलन से भी अधिक। अगला प्रश्न है, गांधी युग में साहित्य केवल व्यक्ति मन का प्रतिबिंब न होकर क्या बना? ऑप्शन है लोक संस्कृति की सामूहिक चेतना, केवल धार्मिक प्रवचन, शास्त्रीय रसवाद और केवल प्रयोगवाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, गांधी युग में साहित्य केवल व्यक्ति मन का प्रतिबिंब ना होकर यह लोक संस्कृति की सामूहिक चेतना भी बना। ठीक है, जो गांधी युग का साहित्य है वो लोक संस्कृति की सामूहिक चेतना भी है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इसमें एक फैक्ट ये भी है कि 1917 में रूस की अक्टूबर क्रांति का प्रभाव भी जनमानस पर पड़ रहा था। ठीक है, ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और ये कब का है? गांधी युग का ही समय हम देख रहे हैं, उसी समय में ये प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 1919 में कौन सी ऐतिहासिक घटना घटित हुई जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी? 1919 में घटित होने वाली ऐतिहासिक घटना कौन सी थी? ऑप्शन एक है भारत छोड़ो आंदोलन, दूसरा है जालियांवाला बाग हत्याकांड, तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, चौथा है साइमन कमीशन का विरोध। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग का हत्याकांड। 1919 में जो ऐतिहासिक घटना हुई है वो कौन थी? जालियांवाला बाग हत्याकांड। ठीक है, ये सभी प्रश्न मैंने बनाए हैं हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, आचार्य विश्वनाथ त्रिपाठी द्वारा जो पुस्तक है उससे। ठीक है, तो आप अपनी पुस्तक को पहले पढ़ लें, फिर उसके बाद आकर एमसीक्यूज़ लगाएं, या फिर आप एमसीक्यूज़ लगाते हुए अपनी पुस्तक में उसे अंडरलाइन करते जाइए। ठीक है, तो उससे जो चीज़ें हैं वो ज़्यादा समय तक याद रहने वाली हैं। अगला जो प्रश्न है वह है 1921 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में कौन सा आंदोलन प्रमुख रूप से उभरा? पहला है असहयोग आंदोलन, दूसरा किसान आंदोलन, तीसरा स्वदेशी आंदोलन और चौथा नौसैनिक आंदोलन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1921 में उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिलों में किसान आंदोलन प्रमुख रूप से उभरा। ठीक है, इसका फैक्ट देख लेते हैं। किसान आंदोलन ये था। दूसरी चीज़ क्या था? दक्षिण में मोपला विद्रोह प्रारंभ हुआ था। ठीक है, उत्तर प्रदेश में अगर हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन हो रहा है तो दक्षिण में क्या हो रहा है? मोपला विद्रोह हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1925 में किस राजनीतिक दल की स्थापना हुई जिसने मजदूर व किसान आंदोलनों को संगठित किया? ऑप्शन एक है भारतीय समाजवादी दल, दूसरा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तीसरा है हिंदू महासभा, चौथा है मुस्लिम लीग। 1925 की बात पूछी जा रही है, सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1925 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक दल की स्थापना हुई जिसने मजदूर व किसान आंदोलनों को संगठित किया। तो किसने संगठित किया? इन दोनों ही समूहों को, यानी मजदूर और किसान वर्ग के आंदोलन को संगठित करने में किसकी भूमिका रही? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की। कब? 1925 की बात है ये। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष को हैसियत से
किस हैसियत से स्वतंत्रता का नारा दिया था? इस प्रश्न को हम फिर से देखते हैं। 1929 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की है, ठीक है, यहाँ की हैसियत से स्वतंत्रता का कौन सा नारा दिया था? ऑप्शन है भारत छोड़ो, ऑप्शन बी पूर्ण स्वतंत्रता या पूर्ण स्वराज्य, सी स्वदेशी एवं बहिष्कार, डी डोमिनियन स्टेटस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? पूर्ण स्वराज्य की जो मांग थी वह जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की भूमिका निभाते हुए 1929 में लाहौर के अधिवेशन में प्रस्तावित किया, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? ऑप्शन 1 है सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी महात्मा गांधी, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू और ऑप्शन डी वल्लभ सरदार। तो 42 के भारत छोड़ो आंदोलन का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा बी। और भारत छोड़ो आंदोलन का जब समय भी पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा? 1942 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 1946 में, ठीक है, 1946 में विद्रोह की महत्वपूर्ण घटना कौन सी थी? पहला है किसान सत्याग्रह, दूसरा नौसेना, तीसरा खिलाफत और चौथा चंपारण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1946 में विद्रोह की महत्वपूर्ण घटना नौसेना विद्रोह था, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी साहित्य को किन प्रमुख रचनाकारों ने समृद्ध किया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी वर्मा। यानी इन रचनाकारों का जो रचना क्रम का अगर हम समय देखें तो वो क्या था? वो है 1947 के आसपास था, ठीक है। स्वाधीनता आंदोलन के दौर में हिंदी साहित्य को यानी 1900 से 1947 के आसपास का जो दौर था वह इन रचनाकारों का समय था और इन्हीं के मध्य इन्होंने हिंदी साहित्य को समृद्ध किया था अपनी रचनाओं के द्वारा, प्रेमचंद, प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा ने। अगला प्रश्न है इस काल में साहित्य पर किस पश्चिमी मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का स्पष्ट प्रभाव पड़ा था? तो इसका ऑप्शन है मार्क्सवाद, अस्तित्ववाद, फ्राइड का मनोविश्लेषण और डी मानववाद। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद। अगला प्रश्न है प्रतिक्रियावादी शक्तियों की सक्रियता के कारण कौन सी त्रासदी हुई? पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड, दूसरा है भारत का विभाजन और गांधी जी की हत्या, तीसरा है साइमन कमीशन का विद्रोह, चौथा है दांडी यात्रा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा भारत विभाजन और गांधी जी की हत्या जो है वह प्रतिक्रिया शक्तियों की सक्रियता के कारण उत्पन्न हुई थी और इसका परिणाम क्या हुआ कि भारत का विभाजन हुआ और गांधी जी की हत्या भी हुई, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन का हिंदी साहित्य पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन 1 है उसमें केवल कल्पनाशीलता बढ़ी, उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाजवादी प्रभाव और वैज्ञानिक सोच आई, उसमें केवल धार्मिकता का प्रभाव हुआ, उसमें व्यक्तिगत भावनाओं का वर्चस्व रहा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उसमें यथार्थवादी दृष्टिकोण, समाजवादी प्रभाव और वैज्ञानिक सोच आई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने किस बात की ओर अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने किस बात की ओर संकेत किया? पहला है केवल ज्ञान का विकास होता है, भावना का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है, ज्ञान के साथ साथ भावना का भी विकास होता है, ज्ञान और भावना परस्पर विरोधी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी, ज्ञान के साथ भावना का भी विकास होता है। अगला प्रश्न है किस साहित्यिक विधा में यथार्थाग्रह सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है? पहला ऑप्शन है काव्य, दूसरा है उपन्यास, तीसरा है नाटक और चौथा है संस्करण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपन्यास। उपन्यास में यथार्थाग्रह सबसे अधिक दिखाई देता है। अगला प्रश्न है प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषता कौन सी है? पहला है केवल कल्पना प्रधानता, दूसरा है केवल यथार्थवाद, तीसरा है यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान, चौथा है केवल चरित्र चित्रण। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यथार्थवाद के साथ आदर्श और स्वच्छंदतावादी रुझान, ठीक है। प्रेमचंद के साहित्य की प्रमुख विशेषता क्या है? यथार्थ के साथ आदर्श भी है और वहाँ स्वच्छंदतावादी रुझान भी है। अगला प्रश्न देखते हैं महादेवी वर्मा की करुणा का संबंध किससे है?
पहला ऑप्शन है प्रकृति के सौंदर्य से, दूसरा है यथार्थ की विषमता से, तीसरा है प्रेम के आदर्श से, डी है पौराणिक कथाओं से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा की करुणा का संबंध यथार्थ की विषमता से। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यथार्थवाद और आदर्शवाद इस युग के साहित्य में किस स्थिति के दो पहलू थे? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन देख लेते हैं। धार्मिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति, ऐतिहासिक और सामाजिक स्थिति। तो इस प्रश्न का आदर्शवाद और यथार्थवाद इस युग के साहित्य में किस स्थिति के दो पहलू थे? ऐतिहासिक स्थिति के दो पहलू थे।